पुलिस को फोन किसने किया था? मैं टिंगू सिंह, मैं भाई का जीवन के साथ काम करता हूँ। क्या देखा तूने? यही 4 बजे के करीब साहब। फिर मैं आया तो दरवाजा खुला पड़ा था। जब अंदर गया तो साहब भाई की लाश देख के मैं तो उल्टे पांव बाहर आ गया था। ये भाई था तेरा? हाँ जी, भाई मानता हूँ उनको, बहुत सालों से काम करता हूँ उनके साथ। ये परसों ही जेल से बाहर आया ना? हाँ जी, भाई को मैं ही लेके आया जेल से। परसों तो भाई के साथ ही था मैं, रात को भी साथ था, और सुबह तो उनको मिलना था। सब उनके बीवी और बच्चे गायब हैं। तो फिर तुम लोग मिले? कहाँ मिल पाया साहब। मैंने फ़ोन लगाया तो लगा नहीं, मतलब उठाया नहीं उन्होंने। मुझे लगा पता नहीं क्या मामला है, मैं जाकर देखता हूँ। देखा, मैं आया इधर 4:30 बजे। तो पहले तूने कहा 4 बजे, अब कह रहा है 4:30 बजे। नहीं, वो 4 साढ़े 4 ही था जी। मेरे पास घड़ी नहीं है ना जी। शर्मा, गाड़ी में बिठाओ इसे। सर आ गया आज जी। वो मोबाइल में देखा था 4 ही बजे थे, 4 बजे थे। और सुबह भाई ने मेरे को बुलाया था जी, वो ATM से पैसे निकालने थे। निकाले फिर पैसे? हाँ जी। कितने? वो 50,000 रुपये थी। कौन से ATM जी। देख, मैं समझता हूँ तेरा भाई जैसा दोस्त तुम्हारा है, घबरा मत, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। आजा। नहीं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है जी। टीनू यार, तू साहब ये तू कौन? साहब मेरा नाम विकास है। मैं टीनू की दुकान पे मेडिकल शॉप पे काम करता हूँ। सादिक भाई को जानता हूँ बस। अच्छा, तू भी जानता सादिक को? ये जानते नहीं जी, मतलब दोनों ही सादिक भाई के साथ काम करते हैं। साथ ही काम करते हो? हाँ जी। ये कह रहा है तेरी मेडिकल शॉप में काम करता है। शर्मा, इसे बिठाओ गाड़ी में। जी, हम लोग भोले भाले लोग हैं साहब। हम लोग को क्यों लेके जा रहे हैं? भाई तुम साथ में काम करते हो, लाश को पहली बार देखा तुमने, मौका वारदात पे भी तुम ही थे। तुमसे पूछताछ नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वो ठीक है, लेकिन क्या? अरे घबराओ मत, चाय पानी पियेंगे, बातचीत करेंगे, वापस आ जाना। आ जाओ। हम लोग भोले भाले लोग हैं साहब। पुलिस ने शक की बना पर उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया था। और ऐसा तो आमतौर पर होता ही है कि बुरी सोहबत आपको बुरे नतीजों में फंसा ही देती है। टीनू और विकास ने कोई गुनाह किया था या नहीं, लेकिन सादिक जैसे इंसान की सोहबत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ सकता है। सादिक आलम को अपने परिवार को ढूंढने की दरख्वास्त पर जेल से इंटरिम बेल मिली थी और दूसरे, लेकिन कहां था उसका परिवार? उसकी पत्नी कौसर, बेटे तौफीक और रफीक, बेटियां रजिया और नीलोफर आखिर कहां थे? अब देखना यह था कि खौफनाक मोड़ लिए हुए इस केस की परतों में और कितने राज दफन थे, कितनी कहानियां छिपी थी। नितिन, ये उसी सादिक का केस है ना जो हमारे पास कल फरियाद लेके आया था? पिछले 1 महीने से मेरे बीवी बच्चों को कुछ पता नहीं सर। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। और ये दोनों कौन है? सर, ये दोनों उसके साथ ही काम करते थे, कल भी उसके साथ ही थे। सर, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो इस तरफ बैठा है, इसका नाम टीनू है। ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। ठीक है, एक काम करो, तुम जाके इंटरोगेट करो, मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ। सर, बोल भाई टीनू, क्या बता रहा था? कुछ नहीं साहब, सब कुछ तो बता दिया। क्या बता दिया? बार बार तो अपनी बात बदल रहा है। कभी कह रहा है सादिक भाई से 4 बजे मिला, कभी कह रहा है 4:30 बजे मिला, कभी फोन पे बात हुई नहीं हुई। घड़ी नहीं थी साहब, इसलिए टाइम का हेरफेर हो गया। बाकी मैंने सादिक भाई को फोन किया था, नहीं उठाया। अच्छा, तू बता रहा था तूने ATM से पैसे निकाले थे? हाँ जी। कितने? 50,000 रुपये। कौन से ATM से? सादिक की बीवी और बच्चे कहाँ हैं? हवलदार, फाइल लिखा। ठीक से याद नहीं आ रहा ना। शर्मा, बादाम खिलाओ इनको, इनकी याददाश्त ताज़ा करो। बता भाई साहब मत मारो, हम सब सच बोल रहे हैं, आप यकीन कर लो हमारी बात पे। वो क्या कहते हो, मकान मालिक धमकी दे रहा था साहब। क्या धमकी दी थी? भाई आया ना जब जेल से बाहर, तो बुड्ढा लड़ने लगा भाई के साथ। तू भी था वहाँ? हाँ जी, तू भी था वहाँ? जी जी जी, मैं भी दान सिंह ने धमकी दी थी? जी जी। आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं क्यों मारूंगा भला उसको? आपको जो भी बोलना है थाने में बोलना। बैठाओ गाड़ी में।
साहब पंगा हुआ था, और पंगा क्यों नहीं होगा साहब? साहब सादक आलम बहुत बड़ा गुंडा था साहब। वो मेरठ से आया था, इधर हर कोई जानता था कि वो उधर कितना बड़ा गुंडा था साहब। धान सिंह जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, वो जो आपका मकान है वो हो गया है एकदम बेकार, एकदम जर्जर, किसी दिन सिर पे गिर जाएगा आपके। रीडेवलपमेंट करवा लो। मतलब? आप नहीं समझते? रीडेवलप कराना मतलब एक फ्लोर पे रहते हैं आप, ऊपर 2 फ्लोर और बनवा लो। देख भाई, बुरा मत मानियो, तेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पर क्या 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 सुन रखा आपने? मैं गुंडा हूँ? मैं लोगों के मकान हथिया लेता हूँ? अरे कुछ नहीं है धान सिंह जी, आप इतने अक्लमंद आदमी हो, ऐसी बातों पर कैसे विश्वास करते हो? अरे मैं भी खानदानी आदमी हूँ, ये ऐसे लोगों की बातों पे, अफवाहों पे विश्वास मत किया कीजिए आप। अल्लाह चाहेगा तो सब बहुत अच्छा होगा आपके साथ। देखिए ज्यादा मत सोचिए, फायदे का सौदा है। आप बताओ कब शुरू करूँ? साहब मकान का काम पूरा हो गया था, 3 मंजिल भी बन चुकी थी। फिर मैंने वो मकान अपने जान पहचान वाले वकील मातृ को भेज दिया था, लेकिन साहब जल्दी जल्दी करो ना। हो गया भाई, टेंशन ना लो आप। ओ भाई क्या कर रहा है तू? कहाँ गुस्से चले जा रहा? तन्ने बड़ी जल्दी हो रही बढ़ाऊ। अरे इसकी मिठाई खिलाऊंगा। और ये क्या जबरदस्ती है? कर क्या रहा तू? क्या कर रहा हूँ? अपने घर में शिफ्ट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अपने घर में? तेरा घर कैसे हो गया? घर तो मैंने मातूर को बेचा था। अरे परेशान मत हो पागल, ऊपर जाओ। क्यों परेशान क्यों ना हो? रुक जा ताऊ, रुक जा, चल बेटा। जा बेटा, अम्मी की मदद करना, चल। अरे देखो, तू मेरे से ज्यादा मुंहजोरी तो करना मत, समझा? और वैसे भी तेरे हिस्से का ग्राउंड फ्लोर मैंने नया बनवा के दिया कि नहीं दिया? दिया कि ना? और तूने ऊपर वाला हिस्सा बेचा था मातुर को, जिससे मैंने खरीद लिया। तू घर का मालिक कौन हुआ? मैं। अब तू ज्यादा चूं चपड़ करेगा ना तो हाथापाई हो जाएगी, समझा? ताऊ बात सुन ले, भाई का हाथ ना पूरे मेरठ में मशहूर है। साइड में हो ले दान से, साइड में। अरे हटना यार, दिमाग खराब कर रखा है बंदे ने। जल्दी ला। साहब उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज भी बनवा लिए थे, और टोको तो मारने को दौड़ता था। उस दिन वो जेल से छूट कर आया और अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछने लगा, तो मैंने कहा मेरे कागज वापस कर, तो सब मारने को दौड़ा। तो क्या दो ना साहब, वो उम्र तक का लिहाज नहीं करता था। और इसीलिए दान सिंह जी आपने उसे मार दिया या मरवा दिया? साहब मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? साहब मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी जब वो मरा तो सुबह का टाइम था, और उस दिन सुबह तो मैं कोर्ट में था। आप चाहो तो तफ्तीश करवा लीजिए। जिस दिन वो जेल से आया था उस दिन टीनू, विकास या और कोई मिलने आया था उससे? सब कोई आया तो था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। शर्मा, टीनू और विकास के कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर। सर धान सिंह कह रहा है कि जिस दिन सादिक की मौत हुई वो कोर्ट में था। हमारे आदमी गए हैं वेरीफाई करने के लिए। लगता है दोनों कुछ जानते हैं लेकिन छुपा भी बहुत कुछ रहे हैं। ये टीनू थोड़ा मोटी चमड़ी का लग रहा है, लेकिन विकास तबीयत से थोड़ा ढीला है। ऐसा करो, विकास को यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ। सर क्या रे, घबरा क्या रहा है तू इतना? नहीं साहब, मैं भाई को क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, सबसे सही बता रहा हूँ। तो कल कहा था तू? कल सादिक भाई के घर पे था। वो टीनू भाई का कॉल आया कि सादिक भाई के घर पे आ जा, तो फिर वहीं चला गया था। तू सादिक भाई के साथ था और फिर सादिक भाई के घर चला गया? अच्छा, कितने बजे? 5 बजे नहीं, 7 बजे के आसपास। आज कहा था सुबह? सुबह घर पे ही था सब। फिर वो अपना सादिक भाई का नहीं, टीनू भाई का कॉल आया कि आना है, तो फिर मैं सादिक भाई के घर पे चला गया सर। तुझे तेरी फोन पे बात हुई थी ना सादिक से, लेकिन तेरी डायल लिस्ट में उसका नंबर नहीं है। डिलीट हो गया होगा सर। चेतन, ये ऐसे नहीं मानेगा। जरा 2 राउंड जम के खातिर करो इसकी, और चाय नाश्ता नहीं, पूरा खाना खिलाओ इसको। ये हल्के हाथों से भारी सच उगलने वाला नहीं है। नहीं सब मारा मत, सब बताता सर। टीनू ने मारा है भाई को, सब टीनू ने मारा, मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास कर रहा है साहब विकास। वो बकवास कर रहा तो तू सच बोल दे। पर एक बात ध्यान में रखियो, झूठ जबान पे लाने से पहले सोच ले। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। बोल।
15 साल से काम कर रहा हूँ सादिक भाई के साथ। छोटा सा था, मेरे बाबूजी की वेल्डिंग की दुकान है तो लगा दिया सादिक भाई के साथ। मैंने क्या क्या नहीं किया साहब सादिक भाई के लिए। बड़ा भाई मानता हूँ उनको, पूरी जिंदगी भर उनके साथ खड़ा रहा साहब। अरे अरे छोड़ दो, अरे क्या हुआ? अरे छोड़, अरे छोड़ दो। तेरी समझ नहीं आता क्या? तो मेरे भाई को छोड़ो। चल जा, चल। इसको 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ ना, मकान खाली करने की, नहीं कर रहा ना। मार इसको, मार। सादिक भाई की बहुत दहशत थी साहब मेरठ में। मैं भी कम नहीं था, उनके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा हमेशा। भाई ने शादी कर ली, दिल्ली आ गया, सोचा बढ़िया बिजनेस करेंगे, पर इधर खबर लग गई उनके पुराने औकात की। कोई किराए पर मकान देने को भी तैयार नहीं था साहब उनको। कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? अल्लाह के घरों में भरा पूरा परिवार है, 4 बच्चे हैं, एक बीवी है। बड़ी फैमिली है आपकी, पर कोई बात नहीं। कितना किराया दे सकते हैं आप? आप जो मुनासिब समझिए बता दीजिए, मैं दे दूंगा। क्या हुआ? किसको किराए पर दे रही घर ये? तुझे पता है ये कौन है? क्या? सादिक आलम, छठा हुआ गुंडा है मेरठ का ये। तुझे समझ में कुछ आता है? तू चल। तेरा क्या है? चल निकल इधर। हेलो, आवाज नहीं। चल चल निकल। बहुत किराए पर कर आवाज नहीं करना, चल। सादिक भाई 7वां घर है, और कितने जलील होंगे? सादिक आलम इन सब के लिए गुंडा है ना, और अब गुंडा ही दिखा है। भाई बहुत टेढ़ी खोपड़ी था साहब। पहले उस दान सिंह को चुना लगाया, माथुर साहब के साथ मिलके उसका मकान हड़प लिया। फिर वो मुन्ना यादव उसका ऑफिस खाली करा के बैठ गया उसी के ऑफिस में। साहब बुड्ढे, औरत, गरीब या कोई भी लफड़े की जमीन हो, साहब भाई की नजर रहती थी। धंधा अच्छा चलने लगा, भाई का कद भी बढ़ने लगा। सुल्तानपुरी की जमीन अब तक कब्जे में क्यों नहीं आई? अगर सतपाल के आदमियों की नजर पड़ गई ना तो गए हम काम से। शाम तक मुझको वो जमीन कब्जे में चाहिए, समझा तू? हाँ? चल चल निकल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मैंने 1 घंटे से नेताजी बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, बताइए क्या 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 करें आपके लिए? पार्टी तने टिकट देना चाहती है सादिक भाई, पर हार नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपके भाई की इज्जत है इस इलाके में, कौन हराएगा? टिन्नू। हाँ भाई। भाई एमएलए बनेगा तेरा भाई, नेताजी टिकट दे रहे हैं। भाई बस आप सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लो, बाकी हम तो दिन रात एक कर ही देंगे। लो जी, आधी जीत तो ऐसे पक्की हो गई। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई कैसा हो? सादिक भाई आगे बढ़ो। बस सादिक भाई आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, जनता बेहाल है, हर तरफ चीख पुकार है, कोई सुनने वाला नहीं। नेता आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं। घर में नल है तो पानी नहीं है, पानी है जहां वहां नल नहीं है। घरों में बिजली के मीटर लगे, बिजली नदारद है। सादिक आलम इन समस्याओं का हल करेगा, ये वादा है सादिक आलम का आपसे। और इसीलिए आपका भाई सादिक आलम आपसे ये विनती करता है, आपसे ये गुजारिश करता है कि अपना बहुमूल्य मत देकर बहुमुखी सोशल पार्टी को विजयी बनाए। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता हूं, लेकिन जो कहूंगा वो करूंगा। हमारा वादा है। सादिक भाई आगे बढ़ो। कैसे हो भैया? ध्यान रखना, वोट देना है। वोट दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, भाई हूँ आपका। तुझे क्या लगता है जीतेगा? कितने लोगों की हाय लगी है इसे? बदमाश गुंडा कहीं का। भाई बुरी खबर है। मालूम है। इलेक्शन हार गया ना मैं। हाँ? भाई आप तो पार्टी कर रहे हो। देख, तेरे भाई को किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। अरे इज्जत तो पहले भी थी अपनी, और अब तो तेरे भाई का शुमार रसूखदारों में होने लगा है। अब तो नेतागिरी की टिकट मिल गई, टोपी मिल गई।
अपनी एंट्री हो गई रसूखदारों में। अब सादिक आलम को कोई ना रोक सके, समझ लेंगे। इलेक्शन तो हार गए सादिक भाई, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण रसूखदार लोगों में उठना बैठना हो गया उनका। हमारे ऑफिस में साहब लोगों की लाइन लगी रहती थी। अरे खुराना साहब, काम तो हम करवा ही देंगे। अरे आपका भाई जो है वो इलेक्शन हारा है, लेकिन उसको जो अफसर है वो हारा वो मानते ही नहीं। मेरा काम तो हुआ ही नहीं नेताजी, और पैसे रख लिया आपने अलग से। रहो सफेद कुर्ते, भाई से ना तमीज से बात कर। खड़ा पहले तो खड़ा। भाई का दिमाग फिर गया ना, तेरी सारी नेतागिरी यहीं निकाल देनी। हट जा, बाहर जा। कोई और है क्या? जल्दी आ जाओ भाई, टाइम ना है। भाई उल्टे सीधे रास्तों से जमीन जायदाद इकट्ठी करने लगे। बहुत पैसा जमा हो गया था उनके पास। भाई का दबदबा भी बहुत हो गया था साहब। दबदबा? पर वो तो जेल में था। जेल जाने के पीछे क्या हकीकत थी? साहब भाई को कोई भी जमीन हथियानी होती थी ना, तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ पंचकुइया रोड पे एक औरत रहती थी, अकेली रहती थी साहब। उसका नाम था रेखा अग्रवाल। 201 गज का उसकी कोठी थी। भाई ने बना लिया रिश्ता उसके साथ। बताइए, मैं दरगाह से निकल रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ और मुझसे पूछ रहा है भाईजान आप क्या दरगाह से आ रहे हैं? आप भी ना, आप इतने मजाकिया किस्म के हैं, मुझे नहीं मालूम था सादिक भाई। ये भाई बोलकर बड़ा जुल्म कर रही हैं आप मुझे। एक बात बोलूं, सादिक बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे सुनिए तो, भला की खूबसूरत है ना। भूल जाइए, कोई नहीं है यहाँ पर हमारे ऑफिस से। अरे सोचिए मत। बहुत खुश रखूंगा मैं आपको। फिर से पीकर आ गए तुम? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे रात भर? सर, जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए तो करता हूँ। बच्चे कहाँ? सो गए अंदर। बात तो बताओ, इतनी जल्दी क्या ये बटन बंद करने के? अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक मिनट बैठो ना। बैठ। ये पेपर्स लेकर आया हूं मैं, तो मैं इन पे साइन कर दूं, तो फिर बाद में कहोगी कि मैंने कुछ कराया। चल। लेकिन ये है क्या? अरे तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है फ्लैट्स में। नया अपार्टमेंट बन रहा है, उसी के पेपर्स। अरे रेखा, तो मैंने सही सुना था, ये तेरा सादिक आलम के साथ कोई चक्कर चल रहा है क्या? जी चाचा जी। अरे वो गुंडा मवाली है। नहीं, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अरे काहे का प्रॉपर्टी डीलर? चूना लगाता रहता है लोगों को, जमीन हड़पता है, डॉक्यूमेंट की हेरा फेरी करता है। अरे कहीं तूने कोई पेपर पे साइन तो नहीं कर दिया? मैंने किया क्या है? अरे मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही? मैंने आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो ना, मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा। अभी रेप केस है तेरे ऊपर, मैडम ने किया है। चल। अरे इन्होंने क्या किया? छोड़िए इनको। एक बात तो बताओ, इतनी जल्दी क्या है? ये बटन बंद करने के? आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? बटन बंद करने के? आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे
सादिक को जेल इसी घटना के लिए हुई थी। रेखा अग्रवाल के साथ उसका बुना हुआ फरेब जाल उसके लिए ही मुसीबतों का पैगाम लेकर आया था। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सादिक ने कई लोगों को बेघर किया था और कई औरतों को बेआबरू। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार सादिक के अपराधों ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया था। सादिक को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी। अक्सर कानून के साथ खेलते खेलते गुनहगार ये भूल जाता है कि एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त उसे दबोच ही लेगी। सादिक आलम को अपने परिवार को ढूंढने की दरख्वास्त पर जेल से इंटरिम बेल मिली थी और दूसरे ही दिन उसकी हत्या भी हो गई। लेकिन कहां था उसका परिवार? उसकी पत्नी कौसर, बेटे तौफीक और रफीक, बेटियां रजिया और नीलोफर आखिर कहां थे? तेरे भाई को तो जेल हो गई, भाई का परिवार वो कहाँ है? भाई 6 महीने से अंदर था और भाई के कारण भाभी और बच्चे बहुत परेशान थे और मेरे से ये देखा नहीं जा रहा था साहब। या अल्लाह, मेरे तो कर्म ही फूट गए। देखो भाभी जी, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको आपके परिवार की आय लग गई। अपने परिवार से बाहर जाके शादी जो कर ली। इन बातों को 20 साल हो चुके हैं, अब इन बातों में क्या रखा है टीनू? नहीं भाभी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक काम करो ना, आप अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो, मेरठ चले जाओ। क्या पता भाई कब बाहर आए, क्या होगा, कुछ नहीं पता। अकेली पड़ गई थी भाभी, इसलिए भाभी और बच्चे मेरठ निकल लिए साहब। हेलो मिश्रा जी, शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। ठीक है सर, हम अभी उसके घर जाते हैं। जी नहीं, 18 साल हो गए वो यहाँ आई नहीं। उस कमीने सादिक का फोन आया था एक दिन, बेटी छीन ली उसने हमारी। रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था साहब। हेलो सर, कौसर तो आई नहीं यहाँ पे। 18 साल हो गए उसको यहाँ से गए हुए। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मुझे बताना क्या बात होती है। सर शादी की फैमिली मेरठ में भी नहीं है और ये रेटिन हुई कॉल रिकॉर्ड्स। गोली दे रहा है ये। शर्मा, सादिक के वकील से मिलके उसकी प्रॉपर्टी की पेपर्स मंगवाओ। सर तेरी भाभी मेरठ गई थी या बिजनौर? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं 1 महीने पहले के। लोकेशन सहारनपुर में बता रहे हैं, गेरुआ नदी, बिजनौर, ये देखो। अच्छा, इस दिन तो साहब मैं, वो मेरा दोस्त रहता है वहाँ, तो उसके पास गया था, काम था कुछ। तो सादिक की बीवी कौसर और उसके बच्चे तेरे साथ थे? 1 मिनट। हाँ साहब, आ गया, याद आ गया। हाँ, मैं बिजनौर लेके गया था भाभी और बच्चों को। उनकी सिस्टर रहती है जी वहाँ, वो मीना नाम है उसका। बाहर क्यों रहे हो साहब? पहले कह रहा था मेरठ में थे, अब कह रहा बिजनौर में थे। मेरठ में पहले थे जी, पहले गए होंगे। मतलब मैं बिजनौर की अभी आपको बता रहा हूँ। बिजनौर में लेके गया था, भाभी भी थी, बच्चे थे, उनकी सिस्टर रहती है वहाँ, वो मिलवाने लेके गया। मतलब तू उन्हें लेके गया था? नहीं साहब, वो खुद गए होंगे। वो मुझे नहीं पता, वो मैंने बस बोला कि तुम जाओ। अब वो गए कि नहीं गए मेरे को कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं बिजनौर वाली गारंटी लेता हूँ, मैं लेके गया था उनको, बच्चों को भी मिलवाने लेके गया था, उनकी सिस्टर रहती है, ये पक्का है साहब, ये पक्की बात है। तीनू बार बार अपना बयान बदल रहा था, कभी मेरठ, कभी बिजनौर, कभी माँ का घर, कभी बहन का घर। लेकिन पुलिस भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, उन्हें टीनू के झूठ पर नकेल लगानी थी। ऐसा लग रहा था कि टीनू के लिए भी अब अपने कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया था। लेकिन कुछ और भी था जिस पर पुलिस को शक था। क्या इस शक का खुलासा बिजनौर में होने को था, या फिर एक बार फिर टीनू पुलिस को गुमराह करने वाला था? मीना सक्सेना जी? कौसर आलम बहन है आपकी? जी साहब, पर क्या हुआ? 1 महीने पहले आकर गई थी इधर से, वो 17 अक्टूबर को। हाँ, आई थी अपनी बेटियों के साथ।
और कौन कौन लोग थे साथ में? वो सादिक भाई का आदमी टीनू, वही लेकर आया था। दीदी, अब बस भी करो। तो यहाँ रोने आई है 20 साल के बाद। ले पानी पी। रोने के ही दिन तो है मीनू। ये जेल चले गए हैं और ना जाने कब तक वहां पर रहेंगे। अभी कुछ नहीं होगा भाई को, झूठा केस डाला उन पे। देखना आप जल्दी आ जाएंगे बाहर। मीना जी ये देखो, इस करके मैंने इनको बोला कि आपसे मिलने आए। हालत देखिए, मैं सोचा मिल लोगे तो थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। ठीक ही तो किया, लेकिन आज नहीं, 20 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। कैसे आती मीना? मम्मी पापा मेरे से बात तक तो करते नहीं है। इतनी बार उनको फोन किया और उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तूने फिर रोना शुरू कर दिया। तू यहाँ? मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। तेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है इनके? ये रजिया और ये नीलोफर। एक गोलू मल्लू कौन है? ये मेरा बेटा बंटी है, बहुत शरारती हो गया है। लग रहा है बंटी। वो लोग कितने दिन रुके थे यहाँ पर? बस 1 रोज। मैंने बोला भी कि 2-1 रोज रुक कर जाओ, पर वो अपने बेटों को अकेला छोड़कर आई थी, इसलिए टीनू के साथ ही चली गई। तो अपना ख्याल रखना। भाभी जल्दी आ जाओ। हाँ, गाड़ी भी तो करनी है वापिस। और मैं आती हूँ हफ्ते भर में, ठीक? जब तक बंटी के पापा भी टूर से आ जाएंगे। और हाँ, तुम मुझे फोन करती रहना याद से। ठीक है, और तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हो गया। मुझे भी। ओ भाई, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक यू किस बात का जी? लो जी, तूने 20 साल बाद 2 बिछड़ी हुई बहनों को मिलाया, उसके लिए थैंक यू। अरे हम लोग 20 साल के बाद मिले, एक सेल्फी तो बनता है ना? हाँ जी कर लाओ। मैं हाँ, बच्चों को बुलाओ। बच्चों जल्दी आओ। यही है टीनू, जो दीदी के साथ आया था। आपकी बहन है, उनके सभी बच्चे लापता हैं उसी दिन से। दीदी लापता, छोटी छोटी बच्चियां उसके कहाँ है? सर ये टीनू कौसर के साथ मीना के घर गया था और ये रहे उसके कॉल रिकॉर्ड्स। सुनो, आखिरी मौका दे रहे हैं तुम लोगों को। जो भी सच है उगाल दो, नहीं तो मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगे। बोल तो दिया तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास। 17 को तू कौसर को लेकर मीना के घर गया और 18 को तू दिल्ली निकला। बोल। तो फिर दिल्ली ना जाके गेरुआ नदी के पास क्या कर रहा था? और कौसर के फोन की आखिरी लोकेशन भी वही है और उसके बाद से वो गायब है। जो सच है वो बोल दो, वरना सच उगलवाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास। भाभी जी, ये परिवार से ना सही, एक काम करो फिर आप अपनी सिस्टर से मिलाओ, बिजनौर चले जाओ। उससे मिले भी तो बहुत टाइम हो गया। तुम सही कह रहे हो टीनू, मैं वहां जाके उसे समझाऊंगी कि वो मेरी मम्मी पापा से भी सुलह करवा दे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल ही चली जाती हूँ। नहीं भाभी, कल फिर रहने दो। फिर आप एक काम करो, परसों चले जाओ, तब तक मैं गाड़ी का भी इंतजाम कर लूंगा ना। लेकिन टीनू, रफीक और ये तौफीक, इन दोनों के एग्जाम है। तो अभी इनको ले जाने की क्या जरूरत है? अभी तो यहीं रह लेंगे। आप एक काम करो, 2-3 दिन लगा के आओ, आराम से जाओ, टेंशन ना लो। ये सही है भाई जगह। हाँ, सुनसान भी है। फिर मैं कौसर भाभी और दोनों लड़कियों को लेके निकल गया।
तूने सही कहा था, मुझे तो मेरे अपनों की हाय लग गई थी, पर अब अपनी बहन से मिलने के बाद बहुत दिल हल्का हो गया है। अब तू देखना, ये भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और घर में सारी खुशियाँ फिर से लौट कर आ जाएंगी। भाभी मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। टीनू, 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 इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों के साथ? टीनू कुछ करो। भाभी क्या कर रहा है? ले भाई, हो गया पंगा, गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब जाना किधर है? दिल्ली नहीं जाना क्या? तो तेरा दिमाग ठीक है कि अग्गा पुलिस है, पीछे डिग्गी में लाश है। फंस गए तो दिल्ली नहीं, फांसी के फंदे पर जाएंगे। फिर अभी किधर जाएंगे? एक जगह, फिलहाल तो गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। किधर? यहाँ? मजदूरों को बुलाओ, खुदाई करो। निकालो। सर, ये कौसर है, उनके बच्चों की तस्वीर है जब वो उनकी बहन के घर से निकले थे। सादी के बेटे कहाँ हैं? शर्मा, 20 फरवरी 3 दिन बाद तेरे मोबाइल पे एक नंबर से 2 बार फोन आया था, कसूर बस्ती से। तौफीक ने फोन किया था ना? हाँ सर, वो उसी ने किया। हेलो टीनू अंकल, मम्मी अब तक नहीं आई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा एक काम कर, तू इधर आ जा। ठीक है अंकल। अंकल अंकल, मम्मी और पापा का कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं पता चला। वो ढूंढ लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एक काम कर, वो अंदर रूम में जाके बैठ, मैं बिजनौर पता करता हूँ। मिल जाएंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। हेलो टीनू अंकल, क्या भाई पहुंच गए उधर? हाँ बेटा पहुंच गया, तो भी आ जा, बिजनौर के लिए निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। भैया अंदर है बेटा, हैं? मैं बिजनौर पता करता हूँ, तू बैठ। सीवर का काम करने आए थे म्यूनसिपालिटी, कच्चा काम करके निकल लिया, अब इसको ठीक कर दे भाई। कहाँ? शर्मा, खुद आओ। सर। निकालो। क्या सोच रहा है भाई? यार सोच रहा हूँ, पूरा का पूरा परिवार तो निपटा दिया, भाई अंदर है, अब जेल से बाहर आएगा तो उसने हमको भी निपटा देना है। क्या करें यार, एक तरकीब है। कौन सी?
को बाहर निकालते हैं और निपटा देते हैं। लेकिन वो जेल से बाहर निकालेंगे कैसे? देख भाभी हर हफ्ते भाई को मिलने जाती है जेल में। हाँ। अब जाएगी नहीं तो भाई की सुलग जाएगी, तो भाई जेल से निकलने का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। देख टीनू, ये जो पिस्टल है ना, ये है ना, इसी से मारा था ना भाभी को और बच्चियों को। हाँ तो मारा था ना। हाँ तो सादिक भाई की है नहीं, उनके घर से उठाई थी ना तूने। हाँ तो फिर आगे बोल। जब सादिक भाई जेल से लौटेंगे और ये पिस्टल ढूंढेंगे, पता है ना क्या होगा? आने दे सादिक भाई को भी करवा देंगे बिजनौर के दर से। सादिक को अगर टीनू और विकास के कर्मों की भनक भी लग जाए तो पूरे मकसद का ही नहीं बल्कि टीनू और विकास का भी खात्मा हो सकता था। लेकिन टीनू और विकास ने मां और बच्चों को मौत के घाट उतारकर अपने रास्ते साफ कर दिए थे। अब उस पर आगे चलकर बस आखिरी मोहरे को उड़ाना। सजा काट रहा सादिक आलम बेचैन था क्योंकि उसके परिवार वाले उससे जेल में मिलने नहीं आए थे और घात लगाए दुश्मन उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। भाई ने बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया था और हम भी भाई को बिजनौर पहुंचाने का प्लान बना रहे थे। एक बात बताओ। हाँ भाई। तुम लोगों ने पिस्तौल देखी मेरी? नहीं ना भाई। अरे पता नहीं से क्या मतलब, आखिर गई कहाँ वो? वो भाभी ने रख दी होगी, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तुम लोग निकलो, कल मिलते हैं। ठीक है कल। अगले दिन भाई आप लोगों से आकर मिले, अपनी फैमिली के गुम होने की रिक्वेस्ट देने के लिए। शाम को भाई ने डिनर भी साथ किया। भाई को और वक्त देना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। भाई का आगे पीछे कोई नहीं था साहब, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर हम भाई को ना टपकाते ना तो हम नहीं पढ़ लिए थे साहब। अब ये भी बता दे कि ये षड्यंत्र रचा क्यों था? भाई की तरक्की के लिए हमने क्या क्या नहीं किया साहब। जो हुक्म बजाया हमने माना। तिलक नगर में एक बुड्ढा है, उसका लवारिस प्लॉट है 300 गज का। बंदे लेकर जाओ और कब्जा कर लो, मैं आता हूँ। भाई कभी हमारी भी सुन लिया करो। अरे यार गिनती भुला दी, बोलो। भाई वो ना 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे दुकान से, हमारे भी लगा दो इस धंधे में। भाई बहुत कमाई है, मेरे भी 4 लाख। बढ़ो। कितना? 10 है भाई। अब मेरे 4 लाख है भाई। अच्छा, तो अब मेरी चाकरी नहीं करनी, करोड़पति बनना है ना? बना दो भाई करोड़पति हमको भी। अब मेरे बंदे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 साल गुजर गए थे साहब, भाई ने अठन्नी नहीं दी हमको। और कोई बोल के देखे लात गुस्से। मैं अपने सिर पे लेके जा रहा हूँ, जा अपने काम कर। चल चल जा। थक गया था साहब मैं भाई की चाकरी करते करते। कब तक कुत्ते की जिंदगी जीता मैं? सोचता था मेरा भी घर हो, परिवार हो। भाई जो भी कमाता है सारा गले में। 20-25 हजार में क्या होता है साहब? चलती है क्या लाइफ? मांग के देखो कोई भाई से, क्या मिल रहा? कुछ नहीं। लेकिन तूने भी तो वही किया जो सादिक करता था, पूरा बिजनेस हड़पने का प्लान बनाया। भाई कहता था मेरे को सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम है, लेकिन भाभी और बच्चों के नाम थी। अब उनको मार दिया तो मेरे ही नाम होने थी साहब। इसको मैं हमेशा बोलता था कि टीनू पकड़ा जाएगा, तो सब ये कभी नहीं सुनता था मेरी।
ये बहुत जिद्दी है साहब, इसके चलते मैं इसके बातों में आ गया साहब। और 6 लोगों की हत्या कर दी। अब काटो सारी जिंदगी जेल में। टीनू, तूने दिमाग तो बहुत चला है, लेकिन एक बात भूल गया कि गुनाह करके आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छे कर्मों के अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे, फिर वो चाहे कर्म कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। टीनू और विकास को कर्म ने अपना जरिया बनाया तो उन्हें भी अपने दुष्कर्मों की सजा मिल ही गई। दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने टीनू और विकास को सादिक आलम और उसके परिवार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में दिल्ली पुलिस का काम बेहद सराहनीय था। सिर्फ 48 घंटों में ही उन्होंने इस केस को हल कर दिया। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम दिल्ली पुलिस को सलाम करती है। बेहद जरूरी है कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलें और अपराध के रास्ते से बचें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कहते हैं कि भेड़िए कभी अकेले शिकार नहीं करते, झुंड में मारते। सुनसान सड़क पर एक अकेले निहत्थे इंसान को इतनी बेरहमी से घेर कर मारना इंसान की शक्ल में छिपे इन भेड़ियों की कायरता का प्रमाण है। और दुर्भाग्यवश कभी कभी एक शेर भी इन भेड़ियों का शिकार बन जाता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल हत्याओं की दर प्रति 1,02.6 थी और इनमें से निर्मम हत्याओं की दर वाकई में चौंका देने वाली है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही निर्मम और जघन्य हत्या के बारे में है। एक ऐसी हत्या जिसने पूरे शहर में रोष भर दिया और पुलिस और प्रशासन को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। अरे बाबू रुको, अरे खूब भालो गोल छीलो। तू कैसे किया ये? दोबारा कर सकते हो? अच्छा, तुम तो रोज खेलते होगे यहाँ इन बच्चों के साथ? ना काकू, पर रोज देखता हूँ इनको। वहाँ सामने मामा की चाय की दुकान पर काम करता हूँ तो वहाँ से साफ दिखाई देता है। मतलब सिर्फ देख के तुम इतने सीख गए? रोज क्यों नहीं खेलते? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बुधिया। এসব কি বলছেন বাবু? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आपका बेटा बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। उसे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक मौका की जरूरत है। आप खेलने दीजिए उसे। बाबू, जब से इसका बाप जेल में गया है तब से हम लोग सिर्फ एक ही वक्त खाना खाते हैं, और अगर इसकी कमाई चली जाएगी तब तो हम लोग सब भूखे मर जाएंगे। बाबू,
इसे रखिए आप। এসব কি করছেন বাবু? रखिए रखिए ना आप। ये देखिए, ये कोई दया और भीख नहीं है, ये स्टाइपेंड है, मतलब भत्ता है बुधिया का, जो हर महीना आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप इसे खेलने से मना नहीं करेंगे। रजनीश बाबू चल। अरे अरे बस 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 बस, तू नीचे कहाँ जा रहा है? तुझे बहुत ऊपर जाना है। हाँ? ওটাও ফাটি, সবগুলো বাল্ব কেউ না কেউ ফাটিয়ে দিচ্ছে। আর रजनीश बाबू, क्या हुआ बख्शी बाबू? बदलने का वक्त हो गया है शायद। अरे रजनीश बाबू, वही बाल्बটা तो तू वो टीम टीम করে জ্বলছে, बाकी सारे तो फोड़ दिए। आपका मतलब ये है कि कोई जानबूझ के फोड़ रहा है? पिछले 2 हफ्तों में 3 शिकायतें दर्ज हुई हैं छीना झपटी की। ये चोर ये स्ट्रीट लाइट्स फोड़ते हैं और अंधेरे का फायदा उठा के मुसाफिरों को लूटते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ओ, कहीं बाहर का गैंग है क्या? नहीं, मुझे लगता है इसी शहर का है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए रजनीश बाबू, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। कुछ सोचा आपने? जी हाँ, आइए बताता हूँ। आइए। जी आप ये क्या कह रहे हैं? इन लोगों को पकड़वाने के लिए आप ही ने तो जोर दिया था, और अब आप जमानत दे रहे हो? ये कैसी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल साफ और सार्थक। ये दोनों लड़के मेरे ही पाड़ा के रहने वाले हैं और मैंने इनके बारे में अच्छे से पता किया है। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी अक्सर नवयुवकों को गलत रास्ते पर खड़ा कर देती है। अगर एक बार इन्हें जेल की हवा लग गई तो पेशेवर अपराधी बनने में समय नहीं लगेगा इन्हें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें एक बार मौका देना चाहिए। मुजरिमों को मौका नहीं, सजा दी जाती है रजनीश बाबू। अरे सर, 1790 में दुनिया की पहली आधुनिक जेल बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक लाखों जेल बनाए हम लोगों ने, लेकिन समाज से जुर्म खत्म नहीं कर पाए। क्या इससे ये साबित नहीं होता है कि कमी कहीं ना कहीं हमारे तरीके में भी है, जिसे हमें बदलना चाहिए? अब देखिए, व्यवस्था को बनाए रखना आपका काम है और उसे बचाए रखना मेरा काम। आप अपना काम बखूबी से करें, अब मुझे मेरा काम करना है। इन रजनीश बाबू, यहाँ से जाने के बाद भी वो फिर से जुर्म के रास्ते पर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं लूंगा। जी जी। तो ठीक है, कल सुबह उन दोनों लड़कों को छोड़ देंगे। थैंक यू। देखा ना अपनी माँ का क्या हाल है? मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगा। तुम लोगों को भी आगे से ध्यान रखना होगा। रजनीश बाबू, आप यहाँ नीचे कहाँ बैठ गए? अरे आप ऊपर बैठिए ना, ये जगह तो हमारी है नीचे बैठने की। अरे मौसी, मुझे क्या गठिया हुआ है जो मैं नहीं बैठ सकता नीचे? अरे देखिए, एकदम ठीक हूं मैं। और मौसी, सबसे पहले ये ऊंच नीच की बात आप अपने दिमाग से निकाल। ठीक है, अब काम की बात करें। और भी जाना है मुझे कहीं। काम में तो नहीं मिला रजनीश बाबू, अगर कुछ काम मिल जाता तो शायद ये लोग ये पाप नहीं करते। अब तो सोने का भी बनकर लौटेंगे ना, तो कोई यकीन नहीं करेगा इन पर। मौसी, इंसान सोना नहीं होता है, मिट्टी का होता है, उसे फिर से गढ़ा जा सकता है। आप चिंता ना करें, मैं दिलाऊंगा इन्हें नौकरी। रजनीश बाबू, कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आया था आपसे। क्या बात है? इन दोनों को काम की जरूरत है और ये मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस एक छोटी सी विनती थी आपसे कि क्यों शर्मिंदा करे रजनीश बाबू? विनती नहीं, आपको तो हुक्म करना चाहिए। हुक्म आपको मैं मना कर सकता हूँ भला? आपने कह दिया, समझिए कि काम हो गया। ये दोनों कल से ही काम पे आ सकते हैं। और कोई हुक्म? अरे यह तो आपकी बड़प्पन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सेनगुप्ता, सबको पीछे रखना ताकि फुटप्रिंट्स और टायर मार्क्स मिट ना जाए, और शहर का हर एग्जिट पॉइंट, हर एंट्री पॉइंट और हर नाके को सील कर डालो। सर
रजनीश भौमिक की हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ब्रेश्वर के इतिहास में शायद ही इतनी दुस्साहसपूर्ण घटना पहले कभी हुई हो। मंत्री जी लाइन पर हैं, बात करना चाहते हैं। अभी नहीं, उन्हें कहीं मैं बाद में कॉल करता हूँ, प्लीज। आज सारे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रजनीश भौमिक की हत्या हो गई है। इस खबर ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। ये एक बहुत ही निंदनीय अपराध है। मैं सरकार के तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। रजनीश भौमिक की हत्या पुलिस प्रशासन के अक्षमता का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने एसीपी मृत्युंजय लाहिरी के ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया है। पर सर ये गलत है। पिछले 2 सालों में इस शहर के क्राइम रेट में जबरदस्त कमी आई है। सर, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर शहर के सारे माफियाओं की नींद हराम कर रखी है। रजनीश जी खुद हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल थे। ये बात सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। फिर भी आज वही सरकार हमारी काबिलियत पर उंगली उठाकर हमें बलि का बकरा बना रही है। सर ये गलत है। शहर का सबसे पॉपुलर एमएलए, रूलिंग पार्टी का एमएलए, उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इससे बड़ी परेशानी की बात क्या हो सकती है? ये मामला इतना संवेदनशील इसलिए था क्योंकि रजनीश भौमिक कोई आम एमएलए नहीं थे। उनके पास सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं थी, उनके पास आवाम की ताकत थी, आवाम का विश्वास था। और इसीलिए उनकी इस निर्मम हत्या ने जनता को बुरी तरह से भड़का दिया। अगर इस केस का नतीजा जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो शहर में कानून व्यवस्था भंग होने का डर था। एसीपी साहब के तबादले के बारे में आपके डिपार्टमेंट का क्या कहना है? सर, आपको नहीं लगता कि इस तबादले को लेकर पुलिस बल के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उस पर असर पड़ेगा? सर, आप? सुभाष सेन, इस शहर का नया एसीपी। सॉरी सर। रुकिए। अभी शहर, ये केस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे निभाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये पीआई बख्शी है, इस केस के इंचार्ज। सर, एनीवे, इस केस की फाइल ये मैंने रास्ते में पढ़ी है सर। मुझे हैरानी बस एक ही बात पर है कि एक एमएलए, वो भी बाइक पर, उस जगह क्या कर रहा था। आई मीन टू से, न कोई गाड़ी, न गार्ड्स। स्ट्रेंज। वो वैसा ही था, अपने आप को शासक नहीं सेवक मानता था, ऐसे अकेले ही घूमता था। उसका मानना था कि अगर आम आदमी की तरह रहे तो ही आम आदमी से जुड़ सकता है। शायद सही भी था। जो खबरें हमें ढूंढनी पड़ती है वो आम आदमी से जुड़े रहने के कारण उसे आसानी से मिल जाती थी, विदाउट एनी एफर्ट। अब जैसे शहर में चल रही इलीगल माइनिंग की केस और उसकी खबर उसे चाय के ठेले में मिली। কি খবর? ভালো দাদা। हाँ, कितना विकेट हुआ? अरे 7টা विकेट पड़े गया दादा। अरे यार दादा, चा। अरे मैच का तो मतलब क्या बताएं, कबाड़ा हो गया दादा एकदम। कितने 7 विकेट चले गए थे। दादा, मीठी और कड़क चाय दीची गोशुन। हाँ। अरे दादा, एक इनको भी दो, चाय दो। राखल। हाँ दादा, अस्सी। तो सरकार ने बालू पे बैन लगाया,
फिर ये कहाँ हो रही है माइनिंग? वार्ड नंबर 74 में दादा। रेती भर के लेके जाते हैं और अवैध शराब भर के लाते हैं। मृत्युंजय बाबू, नहीं सर, मुझे मत मारो सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपने सेठ की नौकरी करता हूँ। कौन है तेरा सेठ? किसके लिए काम करता है तू? चल बता नहीं तो। मलाकार, ये सारे धंधे उन्हीं मलाकार भाइयों का है, सब उन्हीं का है सर। ओके रजनीश बाबू, आपने अवैध खनन और अवैध शराब दोनों माफियों के अगेंस्ट दुश्मनी मोल ली है। अब आपको आपकी सुरक्षा का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं काम करता हूं, मैं कल से एक टीम को। अरे नहीं लहरी साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब मौत आती है ना तो अपने ही अंगरक्षक गोली मार देते हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थैंक यू। तो मलाकार भाई इस केस में दोषी हो सकते हैं? बिल्कुल, प्लीज टेक योर सीट। अभी दोनों कहाँ हैं? वो दोनों बेल पर बाहर है। वो अपने आखिरी दिनों में रजनीश ऐसे ही खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। हमने सभी सेलफोन कंपनीज को उन नंबर्स की लिस्ट तैयार करने को कहा है जो घटना के वक्त मौका वारदात पर या उसके आसपास मौजूद थे सर। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। हमें 1 हफ्ता मान के चल रहे हैं, पर इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। और ये मलाकार भाई, इनके बारे में क्या कर रहे हैं हम? हमने उनके घर पे छापा मारा था, पर वो भाग चुके थे। और सर, उनके फोन्स बंद आ रहे हैं। हो ना हो इस हत्या के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। उनकी कॉल डिटेल्स चेक किया आपने? मींस कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से पिछले कुछ दिनों में बात तो नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा कोई कॉल नहीं आया। उनके फोन्स हमारे सर्विलेंस पे हैं? जी हाँ सर, जैसे ही एक भी ऑन होता है हमें पता चल जाएगा। उनके बैंक रिकॉर्ड्स चेक किया आपने? कहीं पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ? नो सर। हमें इन दोनों भाइयों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि इस केस में यही हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ऊंट की आड़ में लोमड़ी न बच के निकल जाए। सर, मैं कुछ समझा नहीं। बख्शी, फुटबॉल खेली है तुमने? हाँ सर। गुड। उसमें तुमने देखा होगा कि हमेशा हम अपोनेंट टीम के स्टार प्लेयर ज्यादातर स्ट्राइकर को मार्क करते हैं, उसे चेक करते हैं, लेकिन फिर भी गोल कोई और कर जाता है। उसी तरीके से हमारे इस केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स मलाकार भाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं असली मुजरिम शक के दायरे से बाहर न निकल जाए। इस बात का ध्यान रखना होगा सर। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस अक्सर 2 वजहों से सुलझ नहीं पाते हैं। एक, या तो हत्यारे बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी पहुंच दूर तक होती है, जिसकी मदद से वो कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने बचने का रास्ता बना लेते हैं, या फिर पुलिस के पास इतने ज्यादा सुराग होते हैं कि जांच के गलत दिशा में भटक जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए नए एसीपी सुभाष सेन हर कदम बहुत सतर्कता के साथ उठा रहे थे। सेन गुप्ता, रजनीश भौमिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, रिपोर्ट आ गई, ये रही रिपोर्ट। सर, तकरीबन 6 देसी कट्टों से 6 गोलियां मारी गई। डेथ ऑन द स्पॉट हुई है सर। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें इतना ही पता चल रहा है। हेलो सर, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे हमें 4 बाइक्स लावारिस हालत में पड़ी मिली है, और मुझे पूरा शक है सर, ये वही बाइक्स हैं इनका इस्तेमाल हत्यारों ने किया होगा। हॉस्पिटल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, मैंने चेक किया है, जगह पूरी सोच समझ के चुनी गई है। बाइक्स के जो चेसिस नंबर है वो सलामत है? नहीं सर, चेसिस नंबर्स घिस के मिटा दिए गए हैं। तुम एक काम करो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से इन बाइक्स को चेक करवाओ, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। और शहर भर में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां से पता करो कि पिछले कुछ दिनों में कहां से कितनी बाइक्स चोरी हुई हैं, और उनमें से कितनों की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस इन बाइक से मैच करते हैं। ओके सर। सर, हमने एक कॉल रिकॉर्ड की है मलाकार भाइयों की, मुझे लगता है आपको ये सुनना चाहिए। ओके।
मैं बोल रहा हूँ। शक्ति मालाकार सर, सबसे बड़ा भाई। निर्गुण भाई मेरे, एक जरूरत आन पड़ी है, तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो शक्ति, क्या हुआ? मैं तुझे एक अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं तुझे आज ही। हो जाएगा, लेकिन तुम लोग हो कहाँ? इस रजनीश को तुम लोगों ने ही मारा क्या? फोन पर ये सब बातें नहीं कर सकता, तू अकाउंट नंबर लिख। हाँ बोलो। सर, हमें निर्गुण को तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए। उसको तोड़ेंगे तो शक्ति मालाकार और उसके भाई का पता मिल जाएगा। नहीं नहीं, इनकी बातचीत से लगता है कि मालाकार भाइयों ने निर्गुण को लोकेशन नहीं बताई थी। तुम एक काम करो, इसको मेरे पास लेके आओ, मैं बात करता हूँ। यस सर। पानी पियो, पियो। सर मुझसे गलती हो गया सर, उसने खुद फोन किया था मुझे, इसलिए मैंने बात किया सर। आइंदा कभी मैं उससे बात नहीं करूंगा सर, मैं वादा करता हूँ सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। अरे इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त से धोखा करोगे, गद्दारी करोगे उससे? ये तो बहुत गलत बात है। देखो निर्गुण, हम चाहते हैं कि तुम अपने दोस्त शक्ति मालाकार से बात करो और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। लेकिन ध्यान रहे, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना। ओके सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। सर ये मूव गलत हो सकता है सर, पर हो सकता है पैसा ट्रांसफर होने के बाद वो इस निर्गुण को कॉल ही ना करे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सॉरी सर। वो हमारे पास खुद चल कर आएगा। वो जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करता है, तुम उस बैंक को कांटेक्ट करो, पता करो जाकर। सर सर, इस घटना को घटे पूरे 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जान सकते हैं क्यों? आखिर आप लोग ये बताते क्यों नहीं है कि जांच चल रही है कि नहीं, और अगर चल भी रही है तो किस दिशा में? शांत हो जाइए। अगर आप सब लोगों को लगता है कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर अभी तक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं बताते कि इस केस में चल क्या रहा है? क्योंकि हम अपने जांच की जानकारी मीडिया से साझा करके अपराधियों को भागने का मौका नहीं देना चाहते, इसी वजह से। या फिर सर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, जांच की गोपनीयता का बहाना बनाकर आप लोग अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं? देखिए, आप लोगों को जो भी समझना है आप समझते रहिए, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जांच की दिशा एकदम सही है, बिल्कुल सही दिशा में हम जा रहे हैं। और यकीन मानिए, बहुत जल्द रजनीश भौमिक के हत्यारे आप सब लोगों के सामने होंगे। पुराने एसीपी को तो तबादले का सामना करना पड़ा था, अब देखते हैं नए एसीपी का क्या हश्र होता है। पुलिस अब हर तरफ से घिर चुकी थी, एक तरफ सरकार और प्रशासन का दबाव और दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें, और उस पर लगातार मीडिया की टीका टिप्पणी और आलोचनाएं। इतने सारे सुराग होने के बावजूद पुलिस के सामने अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। एक एक पल के साथ निराशा के बादल गहरा रहे थे, और फिर 2 दिन बाद पहली बार पुलिस को एक ठोस सुराग मिला। ये दोनों कोलकाता में है। हेलो, लाल बाजार पुलिस स्टेशन। कुछ नहीं किया साहब, हमारा विश्वास करो साहब, रजनीश के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं साहब। अरे साहब हम डर गए थे साहब, कुछ दिन पहले साहब रजनीश हम पे छापा पड़वाया था और हमें लगा कि उसकी हत्या में हमारा नाम आ जाएगा, इसलिए हम लोग भाग गए थे साहब। साहब आप खुद सोचिए, अगर हमें उसे मार नहीं होता तो पूरी प्लानिंग के साथ मारते और पूरी तैयारी के साथ भागते, बिना पैसों के तो नहीं भागते ना साहब। साहब हम उसे बदला लेना चाहते थे साहब, लेकिन साहब हमें कोई जल्दी नहीं थी साहब। हमारे ख्याल से उसने उसका खून किया होगा। उसने मतलब किसने रे? साहब वो नीलू थी।
नमस्कार दीदी। अरे मैंने कहा था हम लोग मिलने के लिए आएंगे, फिर ऐसे आदमी को भेजकर हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? वो एमएलए अब तक जिंदा क्यों है? उन्होंने तुम्हारा धंधा बंद करवा दिया, तुम दोनों भाइयों को जेल भिजवा दिया और तुम दोनों भाई हाथ में चूड़ियां पहन के घर में बैठे हुए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार डालो उसे। जा কিছু হবে আমি দেখে নেব। सत्ता की गलियों में कहां तक पहुंच है तुम लोगों से छुपा नहीं है। कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो इजी ना। अच्छा अब तुम समझाओगे मुझे? लेकिन नीलू दी, बस तुम लोगों का बस का नहीं है। इस काम का जिम्मा भी मैं ही लूंगी। मेरे आदमी मारेंगे उसे और तुम दोनों भाई बीच में नहीं आओगे, समझे? ये नीलू कौन है? सर एक इंडिपेंडेंट काउंसलर है और इस शहर में अपना एक तबेला चलाती है। अवैध तबेला है सर। इस नीलू ने अपने तबेले के आसपास की काफी बड़ी जमीन और कीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उस जमीन की कीमत करोड़ों में है और इसे हटाने के लिए एमएलए रजनीश भौमिक ने उसे 1 महीने का टाइम दिया था। किसी ने रजनीश भौमिक से इस बात की शिकायत की थी या उन्होंने खुद ही एक्शन लिया था? नहीं सर, तबेले के सामने ही जूट की मिल है और मिल मालिक ने ही रजनीश जी से शिकायत की थी और रजनीश जी ने कंप्लेंट लिखवाई थी। अंदर जाके देखो, पीछे भी देखो। इधर देखो। बोल तेरी नीलू दी कहाँ है? बस अंदर जितने भी लोग हैं सबको उठाने लेके चलो, चलो। हमें जानी ना सर, हमें जानी ना सर। अंदर कुछ नहीं मिला। उस नीलू का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और सभी जगहों पर पता करो जहाँ पे वो हो सकती है और साथ ही में उसके बैंक डिटेल्स भी निकालो। सर छोड़ दीजिए साहब। सर नीलू का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बख्शी कुछ कदम पीछे चल के देखते हैं, शायद हमें पता चले कि हम कहाँ रास्ता भटके थे। ये रजनीश भौमिक जिस वक्त जहां पर मारा गया था, क्या यह रोज उसी वक्त वहां से गुजरा करता था या फिर उस दिन किसी खास वजह से वहां से गुजर रहा था? सर पार्टी ऑफिस से पता चल सकता है, तो पता करो। नहीं सर, रजनीश दादा ने कभी कोई सेक्रेटरी नहीं रखा। इतने बिजी होने के बाद भी अपने कॉल्स खुद उठाया करते थे। किससे कब मिलना है ये भी अपॉइंटमेंट वो खुद दिया करते थे, इसलिए पता नहीं चलता था कब किससे वो मिलने वाले हैं। लेकिन जिस रात उनकी हत्या हुई वो बता रहे थे कि अपने बड़े भाई से मिलने वाले हैं और इसके बाद वो ऑफिस से निकल गए। जैसे ही ऑफिस से वो निकल रहे थे मित्रा जी का कॉल आया। ये मित्रा दी कौन है? मित्रा जी उनकी बचपन की दोस्त है, स्कूल से, और पड़ोसी भी हैं। उनका कॉल कट के ये बता रहे थे कि मित्रा जी से मिलने के बाद वो अपने बड़े भाई से मिलेंगे। तो उस रात रजनीश अपने भाई से मिलने निकले थे। बड़ी अजीब सी बात है कि इस भाई का जिक्र हमारी अब तक की जांच में कहीं भी नहीं है और ना ही इस मित्रा का। सर रजनीश जी का उनके भाई के साथ कोई खास करीबी रिश्ता नहीं था। ऐसा क्यों? सर उनके भाई सूरजो भौमिक ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं। तब तो हमें सूरजो भौमिक से बात करनी चाहिए और इस मित्रा से भी। क्या एड्रेस बताया था मित्रा का? शरद घोष रोड सर। ये तो उसी जगह के पास है ना जहां पर कत्ल हुआ था? जी हाँ सर, 10 मिनट की दूरी पर है। अगर रजनीश ने मित्रा से मिलने का प्लान अचानक बनाया था तो कातिलों को कैसे पता चला कि ये उसी वक्त पर वहां पहुंचने वाला है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल को पहले से ही पता था, कातिल का कोई आदमी पहले से ही पीछा कर रहा हो। या फिर हो सकता है ये उनमें से किसी का प्लान हो कि उसी वक्त रजनीश को वहां बुलाया जाए। मित्रा से बात करो सर। और बख्शी तुम सूरजो से जाकर मिलो। देखिए आपके लिए मेरे पास 10 मिनट है, जो पूछना है पूछिए। बहुत दिन हो गए आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की आपके भाई की हत्या की जांच कैसे चल रही है? मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ ऑफिसर। आपको लग रहा होगा कि मुझे मेरी सगे भाई की फिक्र नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था। जब हम एक साथ खाना खाते थे घर में तो परिवार की बातें नहीं करते थे, हम पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स डिस्कस करते थे। पब्लिक के सामने हम गले नहीं मिलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों में प्यार नहीं था। सारा शहर, शासन, प्रशासन आपके डिपार्टमेंट के पीछे पड़ी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। मेरा राय मानिए, यहाँ वक्त बर्बाद मत कीजिए, असली कातिल को पकड़िए।
आंखें सूजी हुई है आपकी? जी वो विधवा होने के बाद से रजनीश दा ने ही सहारा दिया। उन्होंने हिम्मत दी और रोजगार भी। जिस रात रजनीश जी की हत्या हुई थी वो आपके बुलावे पर आपसे मिलने यहाँ आए थे? क्यों? ऐसी भी क्या बात करनी थी उनको जो आपसे मिलकर ही करनी थी? माधव और शाधुन के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। हेलो मित्रा। अच्छा रजनीश दा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप आज थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हैं? आ तो सकता हूँ मगर देर हो जाएगी। आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है। माधव और शाधुन को दिहाड़ी मजदूरी के ठेकेदारी का काम रजनीश दा ने ही दिलवाया था, पर लालच के चक्कर में उन्होंने मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं दी। जब रजनीश दा को पता चला तो वो उन दोनों से बहुत नाराज़ हुए, तो उन्हें रजनीश दा से माफ़ी दिलवाने के लिए ही मैंने उन्हें यहाँ बुलवाया था। मतलब ये माधव और शाधुन इन दोनों को पता था कि रजनीश जी आने वाले हैं? माँ कसम कहे साहब, माँ काली देवी, हमें नहीं पता था कि रजनीश दा मित्रा जी से मिलने वाले। वो हमारे भगवान थे, हमारे मसीहा। हम लोग उनको क्यों मारना चाहेंगे साहब? सर, या तो ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर बहुत शातिर हैं। इन्हें जाने दो बख्शी, लेकिन नजर रखना। सर, और मित्रा? वो भी शामिल हो सकती है। हो सकता है रजनीश को मित्रा के घर पे शायद इसी मकसद से बुलाया गया। पता करो कि मित्रा की मालाकार भाइयों में से किसी से या नीलू से फोन पर कोई बात हुई थी। मित्रा के घर के आसपास भी पूछताछ करो। यह भी पता करो कि मित्रा की किसी हाल ही में अनजान आदमी से तो बात नहीं हुई थी। बहुत भली लड़की है साहब, बेचारी बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इनमें से किसी को भी हाल फिलहाल में देखा है आपने? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे मित्रा पे हम शक कर सके। उसके कॉल डिटेल्स में भी सस्पिशियस कुछ भी नहीं मिला। फिर भी कोशिश करते रहो। सर, नीलू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उसने एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली है। इंटरेस्टिंग। अब तो इस नीलू से मिलना ही पड़ेगा। मालाकार भाइयों का कहना है कि रजनीश भौमिक की हत्या के पीछे आपका हाथ है। इस हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ऐसे भाग क्यों गई थी आप? क्या है ना सर, खबर मिल गया था। उन दो गधों ने अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम ले लिया था और बगैर एंटीसिपेटरी बेल और वकील के मैं पुलिस के सामने आना नहीं चाहती थी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप शक के दायरे से बाहर हैं। आपके पास अभी कत्ल करने का मकसद है। आपको उन्होंने तबेला खाली करने का नोटिस दिया था ना? हाँ जी, बिल्कुल दिया था। इसी पे स्टे ऑर्डर लेने के प्रयास कर रहे थे हम। और अगर हमें उन्हें मारना ही होता तो हम स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश क्यों करते? सर, हम बेल के पेपर साथ लाए। सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नजर रखो इस पे। वो देखो, नीलू दी आ गई। अरे कैमरा ऑन करो। चलो नीलू दी। हेलो मैम। मैम क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप पुलिस स्टेशन क्या करने आई थी? पुलिस की मदद करने आई थी। किस तरह की मदद? रजनीश भौमिक हत्याकांड में। मैं शहर की एक इज्जतदार नागरिक ही नहीं, मैं एक काउंसिलर हूँ और जिस तरह से बिना सबूत के मेरे नाम को इस मामले के साथ घसीटने की कोशिश करी है, मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर मानहानि दावा करूंगी। थैंक यू। राजधानी में हम लोगों को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। उस पर तो दबाव भी डाला गया है। तुम्हें सस्पेंड करें। हमें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम अब भी सक्षम हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? मोबाइल कंपनीज की रिपोर्ट्स आ गई। हत्या की जगह पर उस समय कितने फोन एक्टिव थे? सर, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं और उन्हें स्कैन करने में 2 दिन और लग जाएंगे। इतना समय नहीं है हमारे पास। दिन रात एक कर दो, कोई ना कोई सुराग जरूर निकाल। गो फॉर इट। ओके सर।
एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। उस रात बहुत सारे नंबर्स एक्टिव थे, पर 7 नंबर्स खास हैं और ये 7 नंबर एक ही सीरीज में है और एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये पौधो गोई रंगामाटी गांव से। रंगामाटी? सेन गुप्ता, तुम फौरन एक टीम लेकर रंगामाटी निकल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला है। यू गो अहेड। सर। बख्शी, पता करो कि इस गांव का इस हत्या से क्या कनेक्शन है। कोई ना कोई संबंध जरूर निकलेगा। गो अहेड। सर। जी हरिपद गोइन तो 6 साल पहले गुजर गए। हेलो सर, ये हरिपद गोइन तो 6 साल पहले ही गुजर गए। व्हाट? मुझे लगा ही था। नकली आईडी, 7 नकली नंबर। इस मर्डर के पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है। तुम वहीं रुको सेन गुप्ता, मुझे पूरा यकीन है और भी बहुत सारे सबूत मिलेंगे। ओके सर। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर। रंगामाटी का इस केस के साथ बहुत बड़ा संबंध है। रजनीश भौमिक रंगामाटी से थे। ओके। सर। बख्शी, ये कॉल रिकॉर्ड्स बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है सर? पक्का तो नहीं कहा जा सकता। ना तो मालाकार भाइयों से कोई बात हुई है, ना नीलू से, और ना ही माधव शादन से। लेकिन कत्ल के बाद इस नंबर से कई फोन्स आए। किसका नंबर है सर? राखाल का। बीरेन्द्र सरकार रोड पर चाय का ठेला है उसका। चाय पीना किसी को? पीते हैं सर। चाय देना है बाबू। वो सुन। ए बुधिया, ए आधा नहीं है तो। राखाल। जी बाबू। तुम रजनीश भौमिक को कैसे जानते थे? रजनीश बाबू को कौन नहीं जानता है बाबू। वो तो हमारे लिए भगवान स्वरूप थे। वो जो 2 गुंडे थे, बदमाश शादन और माधव को जेल से निकाल के रजनीश बाबू ने नौकरी दिलाई थी। वो भी हमारे गांव के ही हैं बाबू। रंगामाटी? जी बाबू हैं। वो रजनीश बाबू अपने भैया के साथ, वो सूर्यो दादा, उसके साथ अक्सर यहाँ आते थे। बाबू शायद बाबू, ये जो आप लड़का देख रहे हैं ना, ये भाटाभाटी फुटबॉल खेलता है। तो हमारा रजनीश बाबू इसके लिए वही स्टाइपेंड। हाँ बाबू, वही स्टाइपेंड दिलाया था फुटबॉल खेलने के लिए। वही रजनीश बाबू के गुजरने के बाद ये लड़का फिर आ गया काम करने के लिए। अच्छा ये बताइए, रजनीश बाबू और सूर्यो बाबू इनके आपस में संबंध कैसे थे? बाबू वही रजनीश बाबू और सूर्यो बाबू एकदम अलग हैं। रजनीश बाबू मिलनसार, हंसमुख, और सूर्यो बाबू एकदम चुपचाप, संजीदा। लोगों को लगता था कि दोनों में बनती नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे बाबू। कुछ झगड़ा नहीं था बाबू। राखाल, एदिके एशो। राखाल, तुमने सूर्यो भौमिक को फोन लगाया था 3 बार, किस लिए? बाबू ये पहली बार रजनीश बाबू के अंतिम संस्कार के बारे में पूछने के लिए, और दूसरी बार बुधिया के लिए कॉल किया था। वो सूर्यो बाबू बोला था इसको मदद करेगा, तो हम फोन लगाया, लेकिन वो व्यस्त थे, शायद उठाया नहीं। तुम्हारी जानकारी में हाल ही में किसी से दुश्मनी हुई थी रजनीश जी की? बाबू, रजनीश बाबू एक संत आदमी थे। न्याय के लिए ना जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने दुश्मनी मोल ली। बुधिया, इधर आ बेटा। बेटा, तुम घर जाओ और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। पैसों की चिंता मत करना। हाँ, रजनीश ही नहीं है तो क्या हो, तुम्हारी स्कॉलरशिप का इंतजाम हम लोग करवाएंगे।
क्या हो रहा है यहाँ? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। ये बताओ, ये गन तुम्हें कहां से मिली? मैंने माधव और सदुन को वो टूटा हुआ खंडर के पीछे कुछ छुपाते हुए देखा। उनके जाने के बाद मैं वहां गया और फिर से मुझे चाय की दुकान पर काम करना पड़ रहा था। पर कल आप लोगों की बात करने के बाद मुझे सब समझ में आ गया कि ये बंदूक कहाँ इस्तेमाल करी है। रजनीश काकू ने मेरे लिए इतना किया तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और ये बंदूक आपके पास ले आया। पक्षी, सोना मिल गया। सर, सिर्फ सोना नहीं, सोने की पूरी खान मिल गई। बख्शी, तुम साधन और माधव को उठा कर लाओ फौरन। पकड़ो उसे। चल चल। साहब सब कुछ बताते हैं साहब। हाँ हमने नीलू दीदी और मालाकार दा के कहने पे सब कुछ किया था साहब। हमने रंगा माटी जाकर अपने पड़ोसी के नाम पर नंबर निकाले साहब। साहब ने तुम पर इतना भरोसा किया, उसके एहसानों का तुमने बदला इस तरह चुकाया? साहब पगला गए थे हम, गुस्सा आ गया था हमें जब रजनीश दा ने सब मजदूरों के सामने हमें जलील किया। हमारा खून खोल उठा साहब, एक दो पैसे वापस करने पड़े। अब ऊपर से वो जिल्लत। हमने मित्ता दी से बात की थी, हम जानते थे कि रजनीश दा मित्ता दी की बात कभी नहीं टालेंगे। और फिर जैसे पता चला कि वो रजनीश दत्ता जी से मिलने देर रात आने वाले, तो हमने सारे शूटर्स को खबर कर दी। और इससे अच्छा हमें नहीं मौका मिलने वाला था साहब। बहुत फायदा उठाया तूने मौके का। हाँ, इस बार तुम्हारी जमानत देने वाला कोई नहीं आने वाला, समझा? सेन गुप्ता, मालाकार भाई और नीलू दोनों शामिल थे इसमें। अरे साहब, लेकिन मैं साहब, अरे क्या किया क्या? तुम लोगों का बस का नहीं है, इस काम का जिम्मा भी मैं ही लूंगी। मेरे आदमी मारेंगे उसे और तुम दोनों भाई बीच में नहीं आओगे, समझे? और नीलू को हम मना नहीं कर सकते थे साहब, क्योंकि नीलू के हम पर पहले ही बड़े एहसान थे। पर इसलिए हमने नीलू के कहने पर रजनीश को मारने का प्लान बनाया। फिर उसकी हत्या के लिए हमने ही शूटर का इंतजाम किया और उनमें से 3 हमारे ही भाई थे। हमें मालूम था रजनीश का मर्डर का शक हम पे जाएगा, इसलिए बिना इंतजाम के हम घर से भाग गए साहब, ताकि हम पकड़े जाने पर आपको यकीन दिला सके। लेकिन साधन और माधव ने सारा भाड़ा फोड़ दिया। इस समाज में जब तक मालाकार भाई और नीलू जैसे असामाजिक तत्व रहेंगे, तब तक रजनीश भौमिक जैसे समाज सुधारक और धर्म योद्धा आते रहेंगे, जो निस्वार्थ भाव से न्याय और इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे। नीलू मुखर्जी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसे ढूंढने की पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन 2 नौजवानों को जेल से निकालकर रजनीश भौमिक ने एक नई जिंदगी दी, उन्होंने ही रजनीश भौमिक का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि एहसान फरामोशी के डर से हम इंसान पर विश्वास करना छोड़ते हैं, क्योंकि विश्वास ही इंसानियत की नींव है और यही विश्वास हमें न्याय के लिए और अपराध के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।